नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम सूरज जायसवाल है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 60,244 जो वैकेंसी है उसके लिए आज मैं हिंदी की क्लास लेने जा रहा हूं। कुल हिंदी के क्वेश्चन 38 आते हैं, 38 हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जिसमें से साहित्य का कुछ क्वेश्चन, स्टैटिक हिंदी जैसे विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी ये सब पूछा जाता है, और कुछ व्याकरण। तो मैं हिंदी की क्लास लेने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखिएगा, आज जो पहला चैप्टर है वर्णमाला। वर्णमाला आप बचपन में भी पढ़े होंगे, लेकिन जो बचपन में पढ़ते थे वर्णमाला वो अलग है, ठीक है। बचपन में सिर्फ आप छोटा आ से लेकर ज्ञ तक पढ़े थे, लेकिन आप इसमें वैज्ञानिक विधि से, कंपटीशन एग्जाम में आप वैज्ञानिक विधि से वर्णमाला को पढ़ते हैं। जैसे आ का उच्चारण स्थान कहाँ से पूछा जाता है, हा का उच्चारण स्थान कहाँ से है, अघोष क्या है, सघोष क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ वर्णमाला चैप्टर, पहला चैप्टर ही है। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। लेकिन अगर जो मैं कहूँ वर्णों के समूह को क्या वर्णमाला कहा जाएगा? क्या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाएगा? नहीं। अगर जो वर्ण समूह में नहीं है, व्यवस्थित क्रम में नहीं है, क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, तो आप उनको वर्णमाला नहीं कह सकते हैं। जैसे केवल वर्णों के समूह को तो वर्णमाला नहीं कह दोगे ना। जैसे आ, स, द, पा, चा, या, रा, ला, का, फा, ये सभी क्या है? यह तो वर्णों के समूह को मैंने बोला, लेकिन आप इन्हें वर्णमाला नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि यह व्यवस्थित क्रम में नहीं है। व्यवस्थित क्रम में क्या? जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह से जो व्यवस्थित क्रम में होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है, या क्रमबद्ध समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी में स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्ण क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, जो खुद में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। और प्रत्येक व्यंजन में ये जो स्वर वर्ण है यह लगे होते हैं, ठीक। जैसे यह इनकी संख्या कितनी होती है? 11। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कई बार कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। अब आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, जिसमें से स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। स्पर्श व्यंजन क्या? मतलब ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय मुंह का ऊपर वाला भाग या नीचे वाला भाग, मुंह का तालू आपस में टच करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। जैसे क, ख, ग, ठीक है। इनको जब आप बोलते हैं तो क, ख, दांत से जीभ टकरा रहा है, ठीक है, स्पर्श हो रहा है। पा, फा, बा, ओठ से ओठ टकरा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ठीक। स्पर्श व्यंजनों की संख्या पहली बार समझ लीजिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, ठीक है। क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है। क, ख, ग, घ, अंगा, चा, छा, जा, जा, इया, टा, ठा, डा, ढाड़ा, ता, था, दा, धना, पा, फा, बा, बा, मात, ठीक। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या होती है 4, ठीक। क्या क्या? आगे हम डिस्कस करेंगे। या, र, ल, वा। अंतस्थ व्यंजन को आप अर्धस्वर भी कहते हैं, मतलब जो आधे स्वर के रूप में दिखाई दें। मतलब आप इनको स्वर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं,
जैसे अंतस्थ व्यंजन मैंने बताया है यहाँ पे य, र, ल, व होते हैं, ठीक है। तो इनको मैंने क्या कहा, अर्धस्वर, अर्धस्वर। जैसे यह है आई, ठीक है, ये आई, ये यहाँ पे जो ई है और ये आई, कुछ फर्क है नहीं ना। तो ये स्वर की तरह यूज हो गए कि नहीं हो गए, इसीलिए इनके दो शब्दों को क्या बोला जाता है, अर्धस्वर बोला जाता है, ठीक। अब आता है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण क्या होता है, ऊष्म माने होता है गर्म, ठीक है। ऐसे शब्द जिनको बोलते समय मुंह से जो सांस आए वो गर्मी का एहसास दे, उन्हें हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। स, स, सा, ह। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक। जैसे छ, क और पेचवा सा से मिलकर बना है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, जैसे क्लास में जो दो नालायक बच्चे होते हैं वही समझो क्या उत्क्षिप्त है, वही सेम कहानी इनकी है। अयोग वा, अ प्लस योग प्लस वा, ठीक है। मतलब जो पूरे वर्णमाला में कहीं जुड़ते नहीं जल्दी, अंग और आह, ये क्या है आपके, अयोग वा है, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं वर्ण। वर्ण क्या, जिनके टुकड़े अर्थात खंड नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। वर्ण जिनके टुकड़े अर्थात खंड ना किए जा सके। जैसे का, क्या अब का शब्द के टुकड़े कर सकते हो, तो कहोगे हाँ टुकड़े तो कर सकते हैं, का प्लस आ, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, इसमें स्वर भी शामिल है, तो इनके तो टुकड़े हो सकते हैं, ठीक। लेकिन ये क्या कहलाएंगे, वर्ण। वर्ण ये दोनों क्या है, वर्ण है। लेकिन अब इन दोनों वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं उनको, वर्ण। दूसरा है अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं, जब आप वर्णों को बोलते हैं, ठीक है, जब आप वर्णों को बोलते हैं तो उनको जो मौखिक रूप से बोलते हैं तो उन्हें अक्षर कहते हैं। लेकिन जब आप उन्हें वर्णों को लिख देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो वर्णों का मौखिक रूप अक्षर कहलाता है, मतलब जो मैंने भी बताया वर्णों का मौखिक रूप अक्षर कहलाता है और लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ध्वनि, वर्णों के उच्चारण के दौरान जो आवाज निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, ध्वनि। तो ये तीनों आप में स्पष्ट हो गया होगा कि क्या कहलाते हैं। अब जो मेन चीज ये है, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है, अगर जो कहे भाषा या वाक्य की, मतलब किसी भी भाषा या वाक्य की लघुत्तम सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप ध्वनि पे आंसर लगाओगे। और कहे भाषा की बृहत्तम या सबसे बड़ी इकाई, तो वाक्य है, ठीक है। तो भाषा की सार्थक इकाई तो शब्द है, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं भाषा का इकाई का आरोही बढ़ता क्रम, ठीक है। मतलब भाषा जो है एक छोटी यूनिट से लेकर कैसे कैसे आगे बढ़ती है उसको हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई भाषा पहले किससे निकली होती है, वर्ण। वर्णों से तो ही मिलकर क्या बनते हैं, वर्णों से मिलकर पहले शब्द बनते हैं, ठीक है। फिर शब्द वो क्या बनाएंगे, पद बनाएंगे, और पदों के समूह क्या कहलाते हैं, पदबंध, उपवाक्य या वाक्यांश, ठीक है। और ये एक पूरा वाक्य बना देंगे, ठीक है। उपवाक्यों के समूह क्या बना देंगे, वाक्य बना देंगे। फिर एक पैराग्राफ लिखा जा सकता है और वही पैराग्राफ लिखकर अध्याय बनाते हैं, ठीक, जो एक पुस्तक या काव्य हो सकती है,
ठीक, तो समझिए वर्ड, शब्दांश क्या होते हैं? शब्दांश शब्द प्लस अंश, शब्द के अंश को ही शब्दांश कहा जाता है। जैसे अगर जो मैं कहूं कमल, कमल 3 वर्णों का समूह है, 3 वर्णों का समूह मिलकर एक शब्द बनाया है, और उसमें अगर जो मैं पूछूं शब्दांश क्या है, तो कमल का कम ले लूं और फिर मल ले लूं, ठीक है, तो ये क्या बना देंगे, ये शब्दांश कहलाएंगे। ठीक, फिर यही शब्दांश एक संपूर्ण शब्द बना देते हैं। ठीक है, और यह भी ध्यान रखना शब्द के लिए वर्णों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए। जैसे कमल तो लमक भी है, मकल भी है, तो उसका कोई अर्थ थोड़ी निकलता है। ठीक है, तो यह शब्द नहीं कहलाएंगे। जिनका कोई अर्थ निकले और व्यवस्थित क्रम में हो, ठीक है, उन्हीं को हम शब्द कहते हैं। फिर शब्द से क्या मिलता है, पद, पद, फिर पद से पदबंध, उपवाक्य, ये तीनों एक ही हैं। पदबंध को, उपवाक्य को या वाक्यांश को। वाक्यांश का अर्थ होता है वाक्य के अंश। ठीक, फिर एक संपूर्ण वाक्य। अब अगर मैं तुमसे कहूं वर्ण क्या होते हैं, जैसे कमाल, ठीक है, कमाल, ये क्या है, ये वर्ण है, इनके टुकड़े नहीं हो सकते। शब्द क्या है, कमल, वर्णों का सार्थक समूह, क्या, सार्थक। ठीक है, अगर जो का बाद में जब माँ पहले आ जाए तो वो सार्थक समूह नहीं है। ठीक, पद क्या है, कमल का फूल, कमल का फूल, ये तीनों क्या है, पद है। अब ये पद कहलाएंगे। वाक्य क्या है, वाक्य कमल जल में खिलता है, कमल जल में खिलता है। पदों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। शब्दों के सार्थक समूह पद कहलाते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, और ये वर्ण होते हैं। और इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।